नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। यही वजह है कि पीएम सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र भी बता रहे हैं कि 2024 में कैसे इंडिया को हराकर एक बार फिर से एनडीए को जिताया जाए और हैट्रिक लगाई जाए। ये रिपोर्ट देखिए। देश में सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी त्योहार की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी विषाद भी बिछाने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। जहां सत्ता पक्ष हैट्रिक मारने के लिए बेताब है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 दशक से सूखा झेल रहा विपक्ष भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जीतने के लिए। 2024 का चुनाव इस बार काफी खास होने वाला है, जहां एक तरफ 26 विपक्षी पार्टी एक साथ आके इंडिया गठबंधन बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए को और धार देने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 38 दलों के साथ एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं बीजेपी की चुनावी तैयारी का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद पीएम मोदी ने चुनावी कमान संभाल ली है। चुनावी रणनीति के तहत मास्टर मोदी ने एनडीए के 44 सांसदों की क्लास ली। ये क्लास पार्लियामेंट के एनेक्सी बिल्डिंग में लगी। इसमें 2 सेशन हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक में 2 टूक कह दिया कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। उम्रदराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, पीएम ने ये बात कही है। पीएम ने कई मौजूदा सक्रिय विधायक को भी लोकसभा टिकट दिए जाने के संकेत दिए। वहीं पीएम ने कहा कि आप में से जिसका भी टिकट कटेगा, इसे गलत तरीके से ना लें। पीएम मोदी ने मीटिंग में सांसदों को काम सौंपते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों के 3-3 मुद्दे संगठन को दें जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं पीएम ने आगे कहा कि मुद्दों में मोदी और मंदिर ना हो। पीएम ने यहां तक कह दिया कि टिकट कटने वाले सांसदों को पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी, बल्कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें भी उनके हिसाब से काम सौंपा जाए। मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी गठबंधन व अन्य समीकरणों को देखते हुए सीट छोड़नी पड़ सकती है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने सांसदों के साथ मीटिंग में यह साफ कर दिया कि इस बार के चुनाव में क्षेत्र में समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जा सकता है। वही काम अच्छा हो या फिर खराब, पार्टी अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा करेगी। वह इन सब को लेकर सांसदों को तैयार रहने की सलाह भी दी गई है। एचएनएन के लिए ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ, एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। और देखिए, इस दौरान सांसदों से वो साफ तरीके से बात करते वो कह रहे हैं कि भाई, अगली बार टिकट मिला था, इस बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इस पर पक्के मत बने रहिए कि आप ही को टिकट मिलेगा। और जो जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको भी कहा गया है कि आप अब रिटायरमेंट ले लें। ऐसे में कई सांसद ऐसे हैं, उनका कहना है कि जनाब, अगर हमारा काम अच्छा होगा उसके बाद क्या। तो उनको भी साफ कह दिया गया है, भाई गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से देखा जाएगा कि टिकट किसको देना है। अब उस सीट पर जो सही होगा उसे टिकट दिया जाएगा। तो इसलिए अब कोई सांसद ये नहीं कह सकता है कि हमारा टिकट इस सीट से पक्का है। अब वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। वो समीकरण के हिसाब से ये सब कुछ तय किया जाएगा।
इस दौरान पीएम मोदी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। अब आप समझिए इस चीज को। पीएम मोदी ने क्लास क्यों ली और खुद मास्टर वो क्यों बने, क्यों वो सामने आए, सांसदों से वो मुलाकात कर रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह की क्लासें लगा रहे हैं सांसदों की? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जानते क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर किसी सांसद का टिकट कटे तो वो नाराज ना हो पार्टी से, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है टिकट कटने के बाद नाराजगी देखने को मिलती है। तो ऐसे में नाराजगी देखने को ना मिले, इसलिए सांसदों के साथ बैठक की गई है कि भाई अगर आपका टिकट कटता है तो आप नाराज ना हो, आपको चुनाव के दौरान अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टी एकदम नज़रअंदाज कर देगी, आपको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, पार्टी में आपको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ताकि सांसद रुष्ट ना हो, उनके समर्थक रुष्ट ना हो, और उस क्षेत्र से जिसको भी खड़ा किया जाए वो सांसद अगर वहाँ का सांसद है तो वो उसका पूरा सपोर्ट करे, अगर उसको वहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो। ऐसे में 38 दलों का गठबंधन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबको टिकट दे पाना ये भी असंभव है। सभी दल भाई चाहेंगे कि उनको भी हिस्सेदारी मिले सीटों में। तो उस हिसाब किताब को लगाते हुए, सांसदों के काम को देखते हुए और जनता की डिमांड को देखते हुए क्षेत्र के हिसाब से उसके बाद टिकट बंटवारा किया जाएगा और उसके बाद टिकट बांटने का काम किया जाएगा। तो सांसदों को पीएम ने काम सौंपा है, और पीएम ने जो काम सौंपा है सांसदों को, वो काम ये है कि अपने क्षेत्र की 3 ऐसे मुद्दों को बताइए जो चुनाव में प्रभावी हों, जो प्रभावित कर सकें, जो जनता के बीच में हम जाएं और अगर वोट मांगते हैं तो हमें वोट जनता दे, ऐसे 3 मुद्दे को लेकर आइए। और उन्होंने साफ ये भी कर दिया है कि आप मंदिर और मोदी को मुद्दा ना माने, मंदिर मोदी कोई मुद्दा नहीं है। इस बात को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चुटकी लिया है, लेकिन इशारों इशारों में इस चीज़ को साफ कर दिया है। मोदी और मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्षेत्र का जो काम है, क्षेत्र की जो समस्या है वो मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में ये देखा गया कि क्षेत्र के मुद्दे हावी हो गए और बीजेपी वहाँ पर किस तरह से धराशायी हो गई। वहाँ पर ना धर्म चला ना ही कुछ चला, वहाँ पर सिर्फ क्षेत्र का क्षेत्रीय मुद्दा चला कर्नाटक के अंदर, इसलिए वहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त देखने को मिली। इन सब चीज़ों को देखते हुए हिमाचल में भी क्षेत्र के मुद्दे ही चले। तो इन सब चीज़ों को देखा गया है, बारीकी से मंथन किया गया कि हार के कारण क्या रहे विधानसभा, जहाँ जहाँ ये लोग जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये लोग हारे हैं, आखिर क्या कारण रहा है, आखिर क्यों हार रहे हैं ये लोग, कर्नाटक हिमाचल क्यों हार गए हैं। तो काफ़ी मंथन किया गया। मंथन में ये सामने आया है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं आप उनको उठाएंगे तो जनता उस पर वोट करेगी। आप मोदी या फिर मंदिर का मुद्दा अब लोग उतना नहीं देख रहे, ना इतना ही प्रभावी रहेगा। और जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो जो केंद्र की हाईकमान की जो टीम है वो अच्छे से उसे उठाएगी, अपने सोशल मीडिया और किस तरह से अपने तरीके से उसको उठाएगी। मोदी ने 2 टूक इस बात को कहा है, पीएम मोदी ने, कि सांसद सावधान रहें। ये बात सांसदों को कह दी गई है कि भैया अपना टिकट पक्का मत समझिए कि आपका टिकट पक्का है, आपका टिकट कट सकता है, अब वो कोई भी हो सकता है। वहीं जब मीटिंग में एक सांसद ने पूछा कि साहब ये बताइए
कि जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो उसके लिए क्या है। उसके लिए भी पीएम मोदी ने यही जवाब दिया कि भाई अब गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर काम अच्छा भी है तब भी ये नहीं कहा जा सकता आपका टिकट पक्का है, ऐसे में तब भी टिकट कट सकता है। कुल मिलाकर वहाँ का पूरा समीकरण बैठाया जाएगा कि आखिर क्षेत्र में अगर गठबंधन हम किसी के साथ कर रहे हैं और वहाँ पर उस पार्टी का नेता आपसे मजबूत है या हम मजबूत हैं, उस हिसाब से टिकट का बंटवारा किया जाएगा। हमारे साथ हमारे मेहमान धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत है, सपा के नेता हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत है चैनल में आपका। धर्मेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी ने सांसदों की बैठक कर रहे हैं, सांसदों के साथ, एनडीए सांसदों के साथ, और काफ़ी जो निर्देश वो दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं भैया अब सांसद ये समझ लें टिकट पक्का नहीं है। ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मीटिंग को, और जिस तरह से वो जीत का मंत्र दे रहे हैं, सांसदों से कह रहे हैं भैया रिपोर्ट कार्ड आपका अच्छा होगा, तब भी ये पक्का नहीं कि आपको टिकट दिया जाए, लेकिन अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा तो जानिए कुछ आपके लिए कुछ सही चीज़ हो सकती है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया है कि क्या होने जा रहा है। जब ये गठबंधन इंडिया बना तो उसकी बौखलाहट साफ जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिख रही है, और हार के डर की हताशा उनके चेहरे पर झलक रही है। ये जो तमाम सांसदों के ग्रुप्स बना करके, और मोदी ने देखिए कहा भी, खुद खुल करके कहा कि मंदिर और मोदी छोड़ करके, मंदिर, मैं तो कहता हूँ मंदिर, मोदी और मनी, अगर तीन चीज छोड़ करके चुनाव में जाते हैं तो इनके पास बताने के लिए तीन मुद्दा, वो कह रहे हैं तीन मुद्दा तो बहुत बड़ी चीज है, एक भी मुद्दा बताने के लिए नहीं है। जो परिस्थितियां हैं जनता पूरी तरह समझ चुकी है और झूठ का पिटारा खुल चुका है, और वो पूरी तरह से मन बना करके इस देश की जनता बैठी है कि इस बार इनसे मुक्त हो लेना है, इनको अपनी सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तो अब इनके पास कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिससे लोगों को कन्विंस करें। आज क्या स्थिति है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के सरकार में आए थे और 2 बार जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे धार्मिक प्रतीकों की बात हो, चाहे गंगा मैया की बात हो, और उसके साथ साथ अभी हरियाणा और मणिपुर कानून व्यवस्था की बात करते थे, हरियाणा और मणिपुर की क्या स्थिति है। तो इन सारी चीजों को अगर देख करके आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं और जनता के मन को और नब्ज को टटोलते हैं, ये सही है कि मोदी के पास जनता की नब्ज को पकड़ने का ज्यादा अनुभव है और उसको समझ जाते हैं, और वही चीज उनके समझ में आ गई कि जनता इस बार बहुत नाराज है। ये जब नेता जाएंगे और मंदिर, मोदी और पैसे की बात करेंगे तो जनता खदेड़ लेगी, इसलिए ये मुद्दे खोज रहे हैं कि क्या लेकर के जाएं, क्योंकि जो वादा किया था इन्होंने कुछ पूरा नहीं किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, धर्मेंद्र सिंह जनता जी के आप गुस्से भी ये का मानते हैं करना कि पड़ रहा कहीं है। ना कहीं नरेंद्र मोदी के पास जनता की नब्ज टटोलने का एक अनुभव ज्यादा है, तो अगर जनता की नब्ज अगर वो सही से टटोल ले गए तो दिक्कत आप ही लोग के लिए हो सकती है, और खासकर उत्तर प्रदेश में। नब्ज टटोलने का मतलब कि वो स्थिति और परिस्थिति से वाकिफ हो गए, उनके पास आईबी से लेकर के सारी रिपोर्टें होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये उनको पता चल गया कि जनता बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, जनता नाराज है धर्मेंद्र सिंह जी, तो फिर ऐसे में देखिए आप यहाँ एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है, कर्नाटक का दुहाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो कर्नाटक में गलती की थी उधर, उस गलती को अब नहीं दोहराना है, इसलिए उन्होंने एक मंत्र भी दे दिया है कि भाई देखो मोदी और मंदिर का नाम मत लेना, बाकी तुम अब क्षेत्र के 3 मुद्दे लेकर आओ, बाकी हम लोग देखेंगे। भाई कर्नाटक में क्या नहीं किया इन्होंने, तोड़ फोड़ की सरकार बनाई और मनी मसल सारा कुछ प्रयोग करके देखा, और रिलीजियस मुद्दे को भी उठाया, बजरंग बली को किस तरह से बजरंग दल से जोड़ दिया, उन सब के बाद भी कर्नाटक की जनता ने जो मन बनाया था उनको उखाड़ फेंका। पूरे देश की जनता का मन कमोबेश इसी तरह है, जो कर्नाटक में हुआ है वही 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। इस बात को मोदी जी समझ गए हैं कि जो हम अब तक जिन मुद्दों को लेकर के जनता को दिग्भ्रमित करके चुनाव जीतते आए हैं, इस बार वो बिल्कुल खारिज हो रहे हैं, नहीं चलेंगे।
यही बौखलाहट है, इसीलिए हाँ। लगातार मीटिंग पे मीटिंग, छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि इसको जो है किस तरह से हम बात को बना पाएंगे, किस तरह समझा पाएंगे। लेकिन ये तय है, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, ये लगभग तय है कि जनता ने मन बना लिया कि इनको 10 साल देख चुके हैं और 10 साल में जो भी वादा इन्होंने किया था एक भी वादे पर खड़े नहीं उठे। एक मंदिर की बात आती है, जनता ये भी जान रही है कि मंदिर का फैसला, मंदिर की जो लंबी लड़ाई के बाद जो मंदिर बन रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। अभी देखिए उसके बाद इन्होंने किस तरह से एक नया मुद्दा उठा दिया है सार्वजनिक तरीके से। तो ये जनता जानती है कि वोट के समय में इस तरह के मुद्दे उठाना इनकी पुरानी फितरत और पुरानी आदत है। और हमको नहीं लगता है कि जनता अब इनके झांसे में आने वाली है, क्योंकि जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इतना तंग आ चुकी है कि इस तरह से देखिए सिलेंडर लेके इनके बड़े नेता बैठते थे, किस तरह से सब्जी की माला पहन करके बैठते थे, प्रदर्शन करते थे, तमाम बड़े नेता ऊपर से लेकर नीचे तक, किस तरह से प्रधानमंत्री जी भाषण करते थे कि जिस देश का नेतृत्व कमजोर होता है उसका रुपया गिरता है, किस तरह भाषण देते थे जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो महंगाई बढ़ती है, किस तरह से भाषण देते थे डीजल और पेट्रोल पे नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। आज इन सारे मुद्दों को उठा देख लीजिए तो लगातार तेल कितना बढ़ गया, गैस की क्या स्थिति है, रसोई में जो है लोग सिलेंडर का कनेक्शन तो दे दिया लेकिन फिर चूल्हे पे बनाने के लिए मजबूर है। गरीब पास पैसा कहाँ है, इतना रुपया इन्होंने उसका बढ़ा दिया दाम। सब्जी का भी, टमाटर, एक देखिए प्याज की महंगाई, आपको शायद याद हो, इतिहास में याद करिए, केवल प्याज सरकार ले डूबी थी, तो क्या लगता नहीं आपको कि टमाटर जिस तरह से लोगों की पहुंच से दूर हो गया, सब्जियों की क्या स्थिति है, दाल की क्या स्थिति है, जो आम जनता के रोज की जरूरत है, मैंने जो पेट पालने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर भी सरकार ने सुनियोजित तरीके से डाका डालने का काम किया है। तो धार्मिक मुद्दे का एक समय होता है और हमारे ख्याल से और जनता के हिसाब से वो समय बीत गया है। और उस पर भी माँ गंगा की कसम खा करके कहते थे, माँ गंगा की क्या स्थिति है, दिल्ली में जहाँ रहते हैं वहाँ जमुना जी की क्या स्थिति है। तो कहीं भी इनके पास झूठ के अलावा कुछ भी बताने के लिए उपलब्धि के नाम पर शून्य है। किस तरह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनको जैसे मणिपुर की बात करिए, अभी हरियाणा में क्या हुआ बात करिए तो कहेंगे राजस्थान भी। अरे भाई चर्चा करो, राजस्थान भी जाओ, हम कहाँ कह रहे हैं आप राजस्थान न जाओ या किसी और राज्य में मत जाओ, लेकिन आप अभी तक बिहार में नीतीश जी के साथ सरकार चला रहे थे, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और 4 दिन में खराब हो गई। अरे आप कम से कम आत्म समीक्षा करिए कि आप जब बोलने लगे तो सबसे पहले आप चर्चा करते मणिपुर की, हरियाणा की, तब दूसरी तरफ उंगली उठाते। जब आप एक जगह उंगली उठा रहे हो तो 4 आपकी तरफ उठ रही है और जिम्मेदारी से आप केंद्र में बैठे हुए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो आप जनता ने दिया। धर्मेंद्र भाई ठीक है, हमारे साथ राज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राज शर्मा जी स्वागत है चैनल में आपका। राज शर्मा जी, इधर मीटिंग ली जा रही है सांसदों की, एनडीए सांसदों की, पीएम मोदी मीटिंग ले रहे हैं, उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं वो कि भाई मोदी और मंदिर के नाम पर वोट ना मांगे, अपने क्षेत्र के 3 कामों को लेकर आए और उसको हम लोग देखेंगे, संगठन को 3 काम बताएं, उसके बाद उस पर हमें चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पूरी फुल तैयारी है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी इंडिया गठबंधन वो तैयारी कर रही है कि नहीं कर रही है? राज भाई, उनकी तैयारी नहीं दिख रही। जिस तरह से बीजेपी अपने सांसदों को तैयार रहने के लिए कह रही है, यहां तक कह दिया गया है टिकट भी कट सकते हैं, किसी का टिकट भी पक्का नहीं है, ऐसे में इंडिया कहां है? मैं मनीष भाई एक चीज आपको पहले बता दूं, मैं 2 ही लाइन में आपका जवाब दूंगा। झूठ को बोलने के लिए याद किया जाता है और सच को कभी याद नहीं किया जाता। हमारे जो विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी मेरी है, हम लोग तो देश की सेवा में रमे हुए लोग हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो मीटिंग करेगी, जो आप कह रहे हैं ना मूल मंत्र दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी मूल मंत्र नहीं दे रहे हैं, अब दूसरा झूठ बोलने की कला दे रहे हैं वो। आप ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में जो हो रहा, मैं उस पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारे बस का काम नहीं। मैं सोचता हूं उससे पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, और अगर नैतिकता बची होती तो वो ये कहते कि भाई मैं सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूं इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब प्रधानमंत्री जी अपने यूपी में ही मान चुके, क्योंकि इन्होंने आजकल बहुत अच्छा फंडा डाला हुआ, यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होता, और मैंने भी बचपन से यही सुना है। इनके 30 से 35 इन्हीं के किसी चैनल में, मुझे याद नहीं, इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा था निकम्मे
जो हमारे सांसद हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। मैं इस बात का भी खंडन करता। सांसद सांसद होता है, वो निकम्मा नहीं होता। कम से कम उस अपनी पार्टी के प्रवक्ता को होने के नाते सांसदों को निकम्मा शब्द का इस्तेमाल तो ना किया होता। जब ये सांसदों को ही निकम्मा समझ रहे हैं साहब, मेरे जैसे लेमैन का क्या होगा? आप मेरी तो फिर बिसात ही क्या है? आप प्रधानमंत्री कहते हैं विदेशों में जाके कि हर दिन एक IIM और IIT खुलता। उनके राज्य एजुकेशन शिक्षा मंत्री कहते हैं केंद्र के पिछले 5 साल में एक भी नहीं खुला। क्या मनीष भाई इसको जनता सुन रही है, नहीं सुन रही? दूसरी बात, कल मैंने परसों मैंने 240 रुपए किलो टमाटर खरीदा। क्या जनता इसे देख रही कि नहीं देख रही? एक नेत्री, इन्हीं की नेत्री मंत्री पे यौन शोषण का इल्जाम लगाती है। क्या इसे जनता देख रही कि नहीं देख रही? ये कुछ भी कर ले। देखिए, इस बात को मानिए, अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे थे, मैंने अभी जुड़ा था तो मैं इनकी आधी बात सुन पाया कि ये बता रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वाकई वो नहीं करते। आप 5 बातें इनकी बता दीजिए सच कहियो जिसका विरोध करा हो और वो चीज ना की हो। अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे थे ये सब्जियों की माला पहनते थे भाई। मैंने इनके मंत्रियों को अर्धनग्न हरियाणा पंजाब में देखा है सड़कों पे। 70 पैसे डीजल भरा था और शायद मुझे याद हो उस दिन 70 पैसे डीजल और 92 या 82-84 पैसे पेट्रोल बढ़ा था। हमारी आदरणीय नेता स्मृति ईरानी जी कैसे चीख रही थी। आपको देखिए, मंत्री को एक मंत्री का परिचय देना चाहिए। सबसे दिक्कत जो मेरे देश में हुई वो सन 2000 से शुरू हुई। सन 2000 के बाद क्या हुआ, कोई भी प्रधानमंत्री को गाली दे दे और पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को गाली दे दे, भविष्य के प्रधानमंत्री को गाली दे दे। अरे जब बबुल का पेड़ बोरे हो, भविष्य का तो खट्टा मीठा आम भी कहाँ मिलेगा? भविष्य का प्रधानमंत्री राहुल गांधी। चैलेंज लिखिए आप, ये तय है। अरे लिखिए ना। धर्मेंद्र भाई लिखो यार। ठीक है, 1 मिनट रुकिए राज भाई, लिखो, आज चैलेंज है मेरा। ठीक है राज भाई, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे या फिर अखिलेश यादव को? देखिए, हम एनडीए जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कोई गठबंधन हुआ है, कई पार्टियों का गठबंधन है, तो कौन नेतृत्व करेगा ये वो सारे लोग हमारे वरिष्ठ नेता तय करें, उसमें कोई विवाद नहीं। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा उस पर कोई विवाद नहीं है। और तमाम बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उम्रदराज नेता है, नौजवान नेता है, तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और आफ्टर इलेक्शन या हो सकता है पहले भी जब लोग बैठेंगे तो तय करेंगे उस पर। हम जैसे अब वो मीडिया नहीं तय करेगा, ये तो निश्चित रुकिए, मीडिया नहीं तय करेगा मनीष भाई। और एटलीस्ट राहुल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस सृष्टि में कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा। नहीं धर्मेंद्र, आप उन्हें देखते हैं, नहीं ठीक वो है, टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलेंगे। नहीं ठीक है। धर्मेंद्र भाई भी तो बता दें, उनके भी तो हैं। अखिलेश यादव, आपने तो कह दिया नहीं हमारे बनेंगे, कोई ये रखा थोड़ी ना है आपके यहाँ कि आप ही बनेंगे। यहाँ तो इंडिया का पूरा गठबंधन हुआ है, एक इंडिया बना ये है। हमारा मैटर है मनीष भाई, उसमें ममता बनर्जी भी है। ये मैटर हमारा है भाई, ये हम लोग सुलझाएंगे। नहीं तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुलझाएंगे ना। तो हम धर्मेंद्र भाई से भी तो पूछेंगे ना कि ये बात सच है कि झूठ है। अभी हम पूछे भी ना। मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, अब धर्मेंद्र भाई से पूछेंगे भी आज तो आप कहते हैं ना नहीं सच है। मेरी बात पूरी सुनना। आज नहीं, चाहिए आरएसएस नहीं चाहता, आप ही की बात, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आप ही के बाद सुनेंगे हम, रुक जाइए। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, आपको क्या राय है? आप क्या राहुल गांधी अगर आपके सामने और अखिलेश यादव सामने, तो आप किसको प्रिफर करेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हम किसी दल के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, किसी विचारधारा के समर्थक हैं, और मेरी हमेशा दिली इच्छा रहेगी कि हमारा नेता अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री यहीं पर साफ हो गया। लेकिन सवाल तो अखिलेश यादव को चाहेंगे और आप नहीं, आप तो कह रहे हैं क्या है मनीष भाई, आप लोग की दिक्कत क्या है?
आपको राज भाई एक्चुअली क्या है, आप राहुल जी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हो, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। राज भाई आ गए आप अपने उसी दूसरे अच्छा, मैं क्या तस्वीर करूं? पर, बताओ भाई। आप उसी दूसरे तस्वीर पर आ मैं गए आज राज एक बात कह रहा भाई। हूं, आपने इस आप भी चीज दिल का, पे हाथ आपने रखो इस मनीष चीज भाई। को, मनीष भाई आप भी दिल पे हाथ रख दो, रुकिए ना, आपको भी प्रधानमंत्री पे शर्म सुनिए आती ना, हो। सुनिए ना, आप अपने सीने पे हाथ रखो ना। स्वराज भाई सुनिए ना, मेरी पूरी बात हो आपने जाने दे। राहुल गांधी हाँ? पर मुहर मनीष लगा जी, दी है। मुहर लगाने का मतलब मनीष ये जी, है कि इंडिया अब के दूसरी जो बात- चेहरा अरे मेरे है, वो मोहर आप लगाने लोग का से दिया कुछ है। नहीं होगा। ठीक है, आपने अरे मुहर मनीष लगा भाई, दी है। देश की तो जनता लगा रही है, धर्मेंद्र भाई भी देश तो की बताइए, जनता चाहती है। क्यों उत्तर प्रदेश, मुझे उत्तर आर्टिफिशियल योगा प्रदेश में करने वाला कितने साल प्राइम आपने मिनिस्टर नहीं शासन किया चाहिए। सर? यहाँ मुझे देखिए, मुझे मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, क्या डुप्लीकेट प्राइम मिनिस्टर वो नहीं नहीं चाहिए। चाहेंगे कि वो मुझे प्रधानमंत्री बने अंग्रेजी ना देश के? समझने वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अखिलेश मनीष यादव जी, नहीं बन सकते मनीष जी, प्रधानमंत्री। आपने तो मुहर मनीष लगा जी, दिया हमारी पूरी राहुल बात हो गांधी जाने पे। दे। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात एक हो और जाने मेरी दे। बात देखिए, सुनिए, तो हाँ। आपसे तो अच्छा सवाल हुआ। हाँ। मैंने कहा काली गाय का दूध ले आओ, हाँ। का बड़ी या छोटी, हाँ। छोटी पहाड़ की या प्लेन की, हाँ। मैं इस जाल में फंसता नहीं हूं। आप मैं जाल कह में रहा फंसो मेरा ना मेरा फंसो नेता राज भाई, प्रधानमंत्री के लिए यहाँ तो काबिल है, यही तो दिक्कत सबसे है। बेस्ट कैंडिडेट। इसीलिए अभी आपके इंडिया में बड़ा झालमेल है, घोलमेल चल रहा है, उसको भी संभालिए। आप इस तरह से सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते आपकी राहुल अभी गांधी तो है। आप तेल या तो देखो, वो तेल मुहर की धार लगवाइए, देखो हम मनीष भी भाई, कहें डंके की चोट पर ये चलाएं सब कि मीडिया ये है, बदलेगा। राहुल गांधी इंडिया के जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसके मुख्य चेहरा है राहुल गांधी, संयोजक हैं, वही प्रधानमंत्री का चेहरा है। ये आप भी कहीं से कहलवाइए कम से कम राज भाई। मनीष भाई बस एक सवाल दे दूं, फिर मैं चुप रह लूंगा। एक सवाल मैं ही पूछ लूंगा। मुझे ये तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से पहले जिस चीज का विरोध किया, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद उस चीज का विरोध किया? आप मुझे बता दीजिए, मैं ऐसे ऐसे वीडियो बता दूंगा। फिर अगर वीडियो बताऊंगा तो आप लोग उत्तेजित हो जाते हो, दिक्कत ये है बस, बाकी कुछ नहीं है। आप यही तो बात है, वीडियो लेकर बैठा कीजिए ना राज भाई, हमको वो दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे 50 ऐसे हम इतने वीडियो निकाल कर आपको दिखा देंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे, तो हम उस पर जाते नहीं है ना। ठीक है, हमसे ज्यादा वीडियो आप नहीं रखे होंगे राज भाई, हम निकालने अरे आप तो हमें हराने के लिए बैठे हो। हम तो उस पर जा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं, आप क्योंकि आप हमारे ऊपर अभी गलत अंग्रेजी बोल रहे थे। सुनिए, आप हमारे ऊपर जब सवाल खड़े करते हो ना, तब इस तरह की बातें कही जाती है। हमें मुझे इसलिए करना पड़ता है, राहुल गांधी सुनिए राज भाई, आज आपको क्लियर बता दूं, राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ठीक है, हम लोगों के लिए उतना ही सम्मान होगा जितना आज हम नरेंद्र मोदी का करते हैं। राहुल गांधी के लिए भी हमारा सम्मान उतना ही होगा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। ये हमें सिखाया गया है, ये हम पढ़ते आए हैं कि अपने जो घर के जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अरे गुरु, मैंने भी सीखा, मेरा प्रधानमंत्री यशस्वी है, ठीक है, मगर झूठ तो ना बोले ना। और फिर अगर कोई बीजेपी का नेता जाकर वहां पर विदेश में जाकर कहेगा जी विदेशी ताकतों आओ हमें बचाओ और यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में, तो जी हम उसका भी विरोध करेंगे। ठीक है, तो सर ये और मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोलेगा कि हर दिन IIT खुलता है, मुझे 2014 से पहले पैदा होने पे शर्म थी, मुझे नहीं थी शर्म। मनीष भाई आप शायद संभवतः फिर कह रहा हूँ, 2014 से पहले का पैदा हूं मैं 2015 का पैदाइश नहीं हूँ। गौरवान्वित फील करता हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह जी थे, VP सिंह थे। सर मतलब कि आपको शर्म आती होगी, मुझे नहीं शर्म आती। एक प्रधानमंत्री विदेश में झूठ बोलता है। आपके यहाँ पर ही आप ही के नेता, बड़े बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर ये कहते हैं ना कि ऐसा है कि देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, और अगर प्रधानमंत्री बिरयानी पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री बिरयानी खा के सर वो उनसे जाकर हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं वो गलत है, हम कह रहे हैं राज भाई सुनिए ना, अरे मैं इल्जाम लगा दूंगा प्रधानमंत्री गलत है, लेकिन राज भाई एंकर है, सवाल तो सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो गलत है उसको हम भी सही नहीं ठहरा सकते। ठीक है, आप गलत, ठीक है, हम तो आप भी तो कह दीजिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है।
हम तो चाहते हैं क्या कहिए, गलत है डंके की बताओ, चोट पे क्या कहिए। गलत है? राहुल गांधी अच्छा, ने मैं जब एक बात कहा कह नहीं, रहा आओ आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, विदेशी ताकतों आओ, लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचा लो, भारत का एक आप लोकतंत्र मुझे खतरे में है। ऑडियो दिखा दो, आप भी मैं बताइए ना। आपको चैलेंज भर रहा हूं। अरे मैं महाराज, आपको, अब अगर कितनी आप मुझे वीडियो अगली बार चली कहूंगा, है, कितनी। मैं ऑडियो दिखाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा था ठीक है सर, ये ठीक है हमारा राज भाई, अंदरूनी आप मामला नहीं, है, आप मान नहीं ये सकते, ठीक है। धर्मेंद्र इंटरनल सिंह जी, अफेयर है। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए देखिए यहाँ पर सीधा सी बात है कि आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एनडीए, अभी आपके जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन, इंडिया जो गठबंधन बना है, वो अभी जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं कर रहा है जितना एनडीए में बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी पूरी तरह से, मैं देख रहा हूं जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और भी मध्य प्रदेश हो, और भी जो राज्य हैं, वहां पर बीजेपी मतलब लोगों के बीच में जाकर वोट मांगने की कवायद में जुट चुकी है। अगर आप लोग अगर डिले करते रहेंगे, 1 महीने पहले जाएंगे, तो जनता फिर पूछेगी अभी तक क्यों नहीं आए। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह जी, आप लोग क्यों नहीं अभी जनता के बीच में जा, अभी तो आप लोग गठबंधन खेल रहे हैं। नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है। हम सब जनता के बीच में और हमेशा जनता के बीच रहते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी होती है जो मीडिया पर बहस नहीं, मतलब उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता। समय आने बताएंगे कि जनता के बीच किस तरह, और जनता के बीच में इस नाते जान रहे हैं कि जनता की इच्छा क्या है, जनता ने किस तरह का मन बना लिया। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं जो जनता का मन बना हुआ कि 2024 में इनको हटा फेंक। और ऐसे ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको हटा के फेंकने का मन बनाया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे राज भाई भी कह रहे थे, हम सारे लोग जो हमारे सारे दल हैं, अपने अपने क्षेत्र में या जहां जिनका प्रभाव है, जिस भी तरह से जो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए था, वो सब तय हो चुका है, सब लेकर के हमारा कार्यक्रम। लेकिन अभी आप लोगों ने कुछ चीजें क्लियर नहीं की, 2-3 चीजें इंडिया में जो आपका गठबंधन बना है, उसमें कुछ चीजें आप लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं की। ये क्लियर क्यों नहीं की है? क्या इसके लिए आप ही लोग खुद क्लियर नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे? देखिए, 2 चीज आपने खुद ही अभी कहा, मोदी जी ने क्या कहा, जिस सांसद ने पूछा कि रिपोर्ट कार्ड को अगर बहुत अच्छा है तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा तब भी टिकट पक्का न समझना। किस लिए? गठबंधन उन्होंने किया है। हम लोग सारे लोग, हमारी पार्टियों के लोग, ये तय हो गया कि हमको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, जो झूठ बोलने वाली सरकार है, इसका विकल्प देश के अंदर देना है। और सब बड़े मन से बैठे हुए हैं। रही नेतृत्व की बात, जब भी नेतृत्व का बात आया तो सारी पार्टियों ने कहा कि नेतृत्व में कोई भी बात नहीं है, सारे लोग बैठ के तय विवाद क्यों नहीं है? ऐसा मत कहिए धर्मेंद्र भाई, आप फिर वही हमारा सवाल आ जाएगा, तो फिर आप लोग फिर दाएं बाएं झांकने लगते हैं। अभी नेतृत्व की बात आएगी, अच्छा ये नहीं, आप अखिलेश यादव को नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम। अरे मनीष भाई, कौन सा भारतीय जनता पार्टी भी तो नहीं चाहती है ना, वो भी कहा जा रही है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। चोट पे ये कह रहे हैं कि नहीं, अगला प्रधानमंत्री आपका राहुल गांधी होंगे, तो आप इससे तैयार हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई आपसे, आप तैयार हैं? हमारी बात सुनिए। हाँ, जब हमारे ये सारे दल के 26 दल के जो नेता हैं हमारे, जब साथ बैठ के नेता तय करेंगे कि हमें कौन सरकार वैकल्पिक रूप से चलाएगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, तो किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी उरूज, कोई भी विरोध नहीं होगा। वो हमारा अंदरूनी मैटर है दलों के, ठीक है, उसमें आपको क्या लेना देना? राज भाई, ये बात इनकी समझ में आती है धर्मेंद्र भाई की, कि नेता बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, तब होगा। लेकिन आपने तो मुहर लगा दी है एकदम से कि यही मुहर है और यही तय है। अच्छा, एक और मेरी बात सुनिए, मैं चीख से कहूंगी, मेरा नाम पंडित राज शर्मा है। आपको पंडित राज शर्मा क्यों है? मैं कहूं मेरे पिताजी ने कहा नाम रखा, फिर आप पूछो पिताजी ने क्यों रखा। एक जगह जाके मैं भी हाथ जोड़ लूंगा आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि आप मीडिया हैं, न्यायपालिका और मीडिया 2 स्तंभ बचे हैं इस देश को बचाने के लिए। न्यायपालिका तो अपना आप तो दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, आप तो न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर रखे हैं, मीडिया को खड़ा कर रखे हैं। आपके लिए तो दोनों ही कटघरे में हैं। कोई अभी कह दो तो क्यों कह दिया? ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात पे नहीं आने वाला। हमको बुरे रहने मैं कह रहा आप दोनों स्तंभ बचाओ, ठीक है, अरे देश को बचाओ, ठीक है। मैं आप बचाने निकले हो ना, अरे 26 लोग बचाने बचाने निकले हो ना, तो बचाइए ना आप लोग। ये 2 न्यायपालिका बचा रही है। मैं आज फौरी तौर की बात कर रहा हूँ। जब से चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब बने, वो देश को बचाने की कसम खा ली उन्होंने। आज आप भी कसम खाओ मनीष भाई, आप भी खाओ। आपको देख के दूसरा चैनल खाएगा, उसको देख के दूसरा खाएगा। और जब मीडिया और न्यायपालिका सुधर जाएंगे
देश मतलब सुधर कटघरे में जाएगा। खड़ा कर बस दिया, यार। मीडिया को तो खड़ा ही कर रहे थे, नहीं, कटघरे न्यायपालिका में को भी क्या? कटघरे में आप खड़ा हमारी कर दिया बात आपने। कहाँ सुनते हो? हाँ, और तो भगवान ने अच्छा हुआ आवाज दे दी, हाँ। अच्छा हुआ चिमटे नहीं दिया। आप लोग तो हमारी जीभ पकड़ना चाहते हो। अरे बस पूछिए आप मत, कहाँ मत चाहते हो पूछिए बोल दे मत, भाई। यही तो अब रह गया है महाराज। अपनी तरह हम लोग को भी समझ अरे लिया है आप लोगों मनीष ने, तो भाई, यही तो है। कुछ नहीं। हाँ, अच्छा नेताओं एक बात की तरह बताइए, हम मैं लोग को आप भी ही से एक समझ सवाल लिया है। करूं? हाँ। आप एक सवाल बता दूं आपके? ऐसी क्या जलन हो जाती है जब मैं कहता हूं कांग्रेस का नेता हूं, प्रवक्ता हूं, मैं जो बोलता हूं पार्टी बोलती है, मेरा राहुल गांधी जो मेरा नेता है नहीं, आप उससे मुहर लगा रहे हैं ना प्रधानमंत्री सर। डरते हैं। मैं कह रहा हूँ मुहर सुनिए, लगा रहे पूरी हैं। बात ही नहीं मैंने सुनते कहा आप। आप अरे पूरी बात शायद सुनिए आप आप पहले। समझना नहीं चाह रहे। अरे मनीष भाई, कहा है को सुनिए, समय बदल रहा है। राज भाई आप इस बात को समझना इतनी नहीं चाह रहे। मैंने कहा दुश्मनी कि करो, अगर जम के नहीं करो, नहीं मगर ये गुंजाइश अगर रहे, राहुल गांधी अगर देश के गले मिलो तो प्रधानमंत्री बनते, शर्मिंदगी ना सुनिए उठानी राज भाई, पड़े। आप एक 2024 में अब हमारे लिए बोलना है आपको। कांग्रेस के अंदर क्षमता खत्म हो चुकी है। सुनिए, आप किसने लोग सुनने कहा? की क्षमता खत्म हो चुकी है। सुन लीजिए, अब मैं ये कह लो, रहा हूं आप कि कहोगे ये तो। मैं कह रहा हूं कि देश में वो तो अगर लिखी राहुल लिखाई गांधी स्क्रिप्ट है। प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाई हमारे लिए उतने ही सम्मानीय होंगे जितने अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी मगर हैं। बात लेकिन यहाँ यहाँ सम्मान का पर नहीं, सवाल ये उठता बात हम है भी कि सम्मान करते हैं। आप मुहर लगा रहे हैं अगर उस चीज पर, उस चीज को पूरा कह रहे हैं, पुख्ता तरीके से सही कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, मैं तो जो हम भी वही कहता हूं जानना पुख्ता चाह होके रहे हैं। कहता इस हूं, पर इंडिया अंबुजा तैयार है, सीमेंट की तरह इंडिया कहता हूं। गठबंधन लीजिए, तैयार है, हम ये आंख जानना से चाह आंख रहे मिला के कहता हूं आपसे। हैं। आप लोग कहते होंगे, मैं कहता कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। झूठ बोल। हिंदुस्तान में जब से आजादी से प्राइम मिनिस्टर बने, जितना झूठ, उनको झूठ बोलने से बच्चा भी झूठ सीख गया आजकल। बच्चा भी अपने माँ बाप से झूठ बोलता है। क्या कह दूं मैं? सारी झूठे बोलते हैं वो बातें हैं। पढ़ना नहीं जानते, साइन नहीं मारना जानते हैं। हिंदी का साइन उनके देखिए आप, हिंदी के साइन देखिए आप, और सुनिए आप उनके प्रवक्ता कितने बदतमीज से बोलते हैं, ये सब आपको पता है। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा मनीष भाई, मैं फिर ये राज भाई इतना बौखला क्यों रहे हैं, बस। इतना बौखलाहट क्यों है? ठीक है, आपको बोलना आराम से भी वाह। चीजें बताई जा सकती है, ना, इतनी बौखलाहट क्यों ना, राज भाई? हम लोगों से क्या नाराजगी है ना? तो मुझे नहीं समझता आप हमेशा गलत मतलब क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? हम लोग तो गलत मैं उस मतलब पार्टी लेते का हैं। नेता हूं, मेरी पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आजादी नहीं दिलाई। दो देश भी दलाली बनाए हैं, ये करते भी थे बोल अंग्रेजों दीजिएगा। की। दो देश भी बनाए क्या हैं, ये चीज? भी बता दीजिए आप ही के लोगों अरे ने। दो देश, फिर मैं कह दूंगा ना। ठीक है, तो चलिए फिर आगे सर, एक आगे बात रहने नहीं दो करें सर, हम ना। उस पर नहीं आएंगे। हम इसीलिए इतिहास में नहीं जाना चाहेंगे, लंबा खिंच जाएगा। हम अभी की बातों पर आते हैं सर। बस। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि राज भाई देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो तैयारी की हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आपको मालूम है कि वो अगर चुनाव हारे चाहे जीते, वो चुनाव मोड में आ जाती है। तो ऐसे में बीजेपी चुनावी मोड में है। आप लोग अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है आगे, और उस हिसाब से देखिए जिस तरह से सांसदों को भी ये बता दिया गया है टिकट नहीं आपके कट सकते हैं। आप टिकट है ये मत सोचिए टिकट आपके रहेंगे। तो ऐसे में अब आप लोग की तैयारी क्या है? अभी धरातल पर जिस तरह से आप लोग नहीं दिख रहे हैं, हम उसको लेकर बात कर रहे हैं ना। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ मनीष भाई, अब मेरी बात भी थोड़ा सुन लीजिएगा। आप सही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मोड और मूड में रहती है। मैं अगर इसे दूसरे रूप में कहूं तो ये सत्ता पाने के नशे में रहती है। इनको कुछ मतलब नहीं है किसी से। अरे भाड़ में जाए टमाटर साला, 440 बिक जाए, इनको सत्ता मिलनी चाहिए। पहलवान भाड़ में जाए, मणिपुर जल जाए, हरियाणा जल जाए, मगर सत्ता नहीं जानी। कि जिस आदमी को, ये आप भी तो देखो ना भाई, क्या हो रहा है देश में, बताइए आप मुझे। पेट्रोल में एक बार भरने गया तो उसने कहा ये पता नहीं एक्स्ट्रा माइलेज देगा, 160 रुपए लीटर का। अरे मैंने कहा एक्स्ट्रा माइलेज गाड़ी तो दे देगी, मेरा हार्ट अटैक का तो हो जाएगा, माइलेज ही घट जाएगा मेरा। आप इस बात को थोड़ा सा, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा मैं गुस्से पे बोलता हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मेक इट क्लियर, मैं गुस्से पे नहीं होता। लेकिन क्योंकि जब तक आप आंदोलित नहीं होगे इन दुश्मनों को, ये जो काले अंग्रेज, इनको सत्ता से नहीं हटा पाओगे। क्योंकि जो झूठ होता है ना, झूठ को आदमी सच्चे से मानता है, क्योंकि झूठ बड़े प्यारे तरीके से कहा जाता है। मेरा नाम राज शर्मा है, मुझे कभी याद नहीं रखना, मुझे क्या याद रखना। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या है, अब वो एन कैन प्रकरण कर रही है। भाई ठीक है, अब ऐसा कर दो, पब्लिक ये समझ लो साला हिंदू मुस्लिम लड़ा दो। आप कहते फिर रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, शब्दों की मर्यादा बनाए, इन्होंने कहा बनाया मंदिर। राज भाई शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, ऐसे शब्दों का यूज ना करें। क्या हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ाते? नहीं वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो शब्द आप कह रहे हैं उसको और अब बात सुनिए, यूपी में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में 25 जात हिंदू की बताते हैं,
और मैं कह रहा, फिर कह रहा, उत्तर प्रदेश में गौ माता, मैं तो मानता ही हूं माता, मगर गोवा में ये खाता। बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ निर्यातक मेरा देश है। ये मेरे तो शब्द नहीं है ना मनीष भाई। बीफ का मतलब क्या होता है? गाय होता है क्या? भैंस नहीं होता है क्या? एक और बात, हाँ। आपको आप आप बार-बार कह एक चीज दोगे कहते भैंसा हैं। होता है। अरे महाराज मैं बार-बार एक कहता चीज हूं, कहते हैं, वो चीज आपको समझाते क्योंकि हैं। मेरी माँ है। ठीक है। अरे मेरी गाय माँ है ना, मैं हाँ, ब्राह्मण तो भाई, वो गाय की बात समझते नहीं हो कर आप? रहे हैं, वो भैंस की बात कर रहे हैं। अरे सर, अच्छा, आपसे कुछ तो समझा कहा भी, कीजिए। अच्छा एक मिनट, आप 100 लोगों से पूछो, बीफ बोलेगा जो रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट, अरे सर ठीक है, ठीक वो है। बीफ गाय के लिए जाता है। धर्मेंद्र सिंह जी बढ़िया, क्या तैयारी कहूं को, आपसे? ठीक है ठीक है ठीक है। राज भाई आते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, तैयारी कहाँ है आप लोग की? आप कहाँ पर दिख रहे हैं? आप देखा हमारा, हमको ने, एक मिनट सुनिएगा। आप लोग कह रहे हैं गठबंधन साथ में है, ठीक है, और गठबंधन साथ में, ये गठबंधन के लोग भी साथ में नहीं दिख रहे हैं कहीं पर, किसी घर में जाते हुए वोट मांगते हुए। चलो ये वोट नहीं मांग रहे तो इनकी जो बीजेपी ने जो काम नहीं किए हैं उन कामों को गिनाते हुए कि भाई देखो ये काम नहीं किए हैं। ये कब से शुरुआत कर देंगे आप लोग? हमारा कार्यकर्ता पब्लिक में है सीधे। हम लोगों ने इसके पहले जो चुनाव हुए, आप देख रहे होंगे, रैली से लेकर के जब हम लोगों ने माहौल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह चुनाव लड़ती है। वो धन बल, बाहुबल, पैसा, वोट कटवाने का भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। लेकिन हम लोग स्ट्रेटेजिक तहत, अभी मैनपुरी का चुनाव हुआ था और कितनी स्ट्रेटजी से हम लोग चुनाव लड़े, किस तरह से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को वहाँ कई लाख से हराया गया। वो स्ट्रेटजी हम वर्कर और पब्लिक के बीच रामपुर में तो हार गए थे ना सर? दूसरी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, किस तरह से रामपुर में प्रशासन के लोगों ने वोट डलवाया, वो आप लोगों ने पहले से दिखाया, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। आज जो विषय यहाँ महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी राज भाई कह रहे थे जिस तरह से देश विदेश में आपने प्रश्न उठाया उठाने का, जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर के रैली करता है और ये कहता है कि हमारे आने के पहले देश में कुछ था ही नहीं, हमारे आने के पहले तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, पूरा देश आर्थिक रूप से कंगाल था, पूरे देश में अराजकता थी। उत्तर प्रदेश को आकर के कहता था कि जब 2017 में हम आए नहीं तो उसके पहले दंगा प्रदेश था, कोई काम नहीं था, गड्ढा प्रदेश था। नहीं तो दंगा नहीं होते थे धर्मेंद्र भाई, दंगे नहीं होते थे तो क्या ये कहते दंगे नहीं थे? अखिलेश यादव के समय दंगे नहीं थे? नहीं तो क्या, नहीं दंगे तो अभी हो रहे हैं। दंगे नहीं थे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ राज भाई, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। मनीष जी, हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में बरेली में दंगे हुए, दंगे होने से बच गए तो एसएसपी का ट्रांसफर करा दिया। दंगे हुए कि नहीं हुए? अरे भाई कितने दंगे हुए सर? राज भाई आंकड़े भी रख लिया कीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता राज भाई, आंकड़े भी जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आंकड़ों पर बात किया कीजिए। सुनिए राज भाई, एक जिम्मेदार आदमी है आप लोग, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जिम्मेदार नेता है, आंकड़ों के साथ बात किया कीजिए सर। मनीष भाई बताओ, ठीक है, आंकड़ों के साथ बात किया कीजिए, कितने दंगे हुए, कितने उत्तर प्रदेश कितने आता है, उसके बाद आसाम आता है, उसके अराजकता बाद फैली मध्य थी। प्रदेश आता क्या है। बात करते हैं सर आप? बताइए आप। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे, मतलब गठबंधन हो जाएगा तो अगर चोर भी होगा तब भी वो गायब हो जाएगा, चाहे वो किसी महिला अपराध पूरे देश में किस प्रदेश में? क्या बात करते हैं? सारे बीजेपी के राज्य में। ठीक है धर्मेंद्र सिंह, हमारी बात, यूपी, असम, मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। और राजस्थान महिला को लूट ले रहे हैं। राजस्थान नंबर 1, राजस्थान नंबर 1 है कि नहीं है बलात्कार में? नहीं है, यूपी में, यूपी है। पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे आपसे चैलेंज है। पढ़ लीजिए, मैं कह रहा यूपी है, यूपी के बाद सामने पढ़ लीजिए सर, पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़कर बोला, मैं भी मनीष भाई शायद कम पढ़ा लिखा तो नहीं। धर्मेंद्र सिंह जी हमारी बात हो जाने दे। गूगल नहीं देखता हूँ बस। हाँ, तो जानकारी अपने मन से आती है ना सर। सारे सरकारी आदमी आप ही को तो डेटा भेजते हैं, सारे सरकारी आदमी आपको डेटा भेज देते हैं। अरे लीजिए नहीं, ये जो डेटा आप है, ये लोगों को आपके भेजते पास हैं है। उसमें से थोड़े मेरे पास गिर ठीक है जाते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आ रहे राज भाई, आ रहे। हाँ। मैं तो आज ही पढ़ रहा था। डिरेल मत करिए, ये कहना है मेरा कि क्या आज देश की जो सरकार बैठी है और जिस तरह से देश के विभिन्न कोनों में दंगे हो रहे हैं, तो क्या दंगा देश के रूप में, भारत दंगा देश के रूप में जाना जाएगा? ये प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को या संवैधानिक प्रमुख को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कितनी तीव्र गति से विकास हो रहा था। जब केंद्र की सरकार डबल इंजन की नहीं थी, उसके बाद भी चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे आईटी सिटी हो, चाहे बुंदेलखंड का विकास, चाहे पूर्वांचल का विकास हो, चाहे लखनऊ का विकास हो, ये आप किस तरह से, आप चाहे मेट्रो देखिए, अपने संसाधन से मेट्रो का न केवल शिलान्यास किया
उसका उद्घाटन किया, चलाया भी। इस तरह से तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज की डेट में 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का हो गया है और दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं, उनके पास 5 काम बताने के लिए नहीं है। विकास की बात, कानून व्यवस्था की बात, उत्तर प्रदेश में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। केवल टीवी पे बोल देने से और झूठ रूप से स्वीकार न करने से दंगा नहीं हुआ। कितने सांप्रदायिक तनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से अभी सांप्रदायिक तनाव हरियाणा में है, किस तरह से मणिपुर में है। आप उंगली उठाने के पहले दूसरों विचार नहीं करते। ये सही है कि जो विकास का पहिया, जो विकास उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद पूरी तरह ठप हो गया है। तो वो तमाम मुद्दे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, धार्मिक और दूसरी बात, सांस्कृतिक धरोहर की जब बात करते हैं तो डॉक्टर लोहिया ने संसद में कहा था कि अगर सांस्कृतिक धरोहर की बात हमको करनी है तो हम जो हमारे करोड़ों लोगों के जो आराध्य चाइना के लाल सेना के कब्जे में है, उनको छुड़ा के लाने के बाद अगर आज 56 इंची सीना देश का नेतृत्व कर रहे थे तो इनसे उम्मीद ये थी कि जाते और मानसरोवर से कहते कि चीनी सेना से मुक्त करो, ये हमारी चीज है। ये देश के अंदर जो चीजें हैं, तमाम प्रतीकों को, धरोहरों को उठा करके जो आपस में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनमें जो विभेद पैदा करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं, इसके हम सख्त खिलाफ है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देश की जनता और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से अवेयर है और ये सारी चीजें जान गई है कि ये चुनाव के समय में इस तरह के धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करके ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। बाकी इनकी मंशा जनता को राहत देने की या जनता को खुशहाल और समृद्ध देश बनाने की कभी नहीं रही है। ठीक है, इसलिए इनको हटाना राज भाई, देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी तब हमने बहुत काम किया, इधर बीजेपी कहती है हमारी सरकार है तो हमने तमाम तरह के काम किए। मतलब आपने भी काम किया, मान ले, बीजेपी ने भी काम किया, मान लें, ठीक है। अगर कांग्रेस ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, सबने काम किया है, तो आज भी देश में बेरोजगारी क्यों है? आज भी देश में कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं, क्यों हैं? आज भी देश में कई ऐसी जगह है जहां पर अराजकता फैली हुई है। सब जगह सब काम कर रहे हैं और सभी, अभी आप ममता बनर्जी से पूछेंगे, कहेंगे नहीं जी, बंगाल तो एकदम बिल्कुल बढ़िया है, एकदम चंगा है, एकदम साफ सुथरा है, वहां तो दंगा होता ही नहीं है। तो वो भी ये कहती हैं। तो क्या अब नेता जो है, जो भी नेता हो, क्या अब नेताओं को, अब क्या नेता एक ही तस्वीर देखते हैं? नहीं, हम विपक्ष में हैं तो हम देखेंगे सत्ता पक्ष की, नहीं जी हम सत्ता पक्ष में तो हम देखेंगे विपक्ष की, कि आपके यहाँ क्या गलत हो रहा है, आपको दिखेगा आपके यहाँ क्या गलत हो रहा है। लेकिन नेता तो मेरे ख्याल से वो होते हैं जो देखते हैं दोनों तस्वीर, कि भैया दोनों तरफ क्या हो रहा है हमें ये बताओ, तब तो बात है। मनीष भाई, अब मैं आपको आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जब मेरा देश आजाद हुआ था तो लगभग, हो सकता है 10% में गलत हो तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं, शायद 1760 या 1860 करोड़ का बजट हुआ करता था। हम कहां से चलते थे, सुई भी नहीं बनती थी, गाड़ी के पहिए की तो बात ही करना जो बेकार की बात है। लेकिन उसके बाद हमने IIM बनाए। नेहरू जी की ये दूरदृष्टि थी, है ना, पक्का इरादा कड़ी मेहनत हमारा नारा हुआ करता था, जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। IIM बने, IIT बने, ट्रिपल IT बने, धुआं चिमनियां बनी बोले मतलब फैक्ट्रियां बनी, PSU बने, BHEL बना, IDPL बना। हमें एक आपत्ति है कि आज मोदी जी ये कहना चाहते हैं, देखिए पहली बात, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहता, मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री है और सर्वोच्च ताकतवर इंसान है मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन हर बात को वो कह देते हैं कि उसके जिम्मेदार नेहरू जी, उसके जिम्मेदार ये। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि मेरे गृह मंत्री को कोई गाली दे, मेरे प्रधानमंत्री को गाली दे। साइमल्टेनियसली मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को या विपक्ष के नेताओं को मनभेद करके गाली दे। पहले होते थे, देखिए मेरे आपके इसमें डिबेट में कुछ भी हो जाए हॉट टॉक, जब बंद होगी मेरे दिमाग में तो नहीं रहता, क्योंकि ये हमारी अपनी है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप अपनी कह रहे हैं। अब सन 2014 से क्या चला कि ये दिखाने की कोशिश कर दी गई कि इस देश की उम्र अभी 7-8 साल है और 2014 में ही आजाद हुआ। और शायद किसी नेता ने भी कहा था या किसी अभिनेत्री ने कहा था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, कि सन 2014 के बाद हुआ। ये कहना बेकार है। मैं एक बात कहता हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इस देश का प्रोडक्टिव नागरिक हूं। मैं कहता हूं जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे वो कंटिन्यू प्रोसेस है। मैंने करा, हो सकता है मेरे से कुछ भूल हुई,
मनीष भाई आ गए, मनीष भाई ने उसको और तरासा, उसके बाद धर्मेंद्र भाई आ गए, धर्मेंद्र भाई ने तरासा। अब मान लो धर्मेंद्र भाई आज आ गए और ये कह दे नहीं ये तो राज शर्मा ने कुछ किया ही नहीं, मनीष भाई ने कुछ किया नहीं। पहला उदाहरण दे दूं आपको, आज हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मुझे याद है 1986 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एटीएम का उद्घाटन किया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, और ये अंदर अंदर कहते हैं बांटो इंडिया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं किसी का विरोधी नहीं, आप जो कर रहे अच्छा कर रहे, मगर कम से कम ये तो कहो कि हाँ 1947 में जब मेरे देश में सुई नहीं बनती थी, पीएसयू बनते थे। आज भाई एक को बताऊंगा मनीष भाई, मैं इस चैनल पे कह रहा हूं, मैं छोटे छोटे बच्चों को 20 से 25 साल के बच्चों को, मेरे कांटेक्ट में 500 बच्चा होगा, हाँ मैं से मेरे 2 बेटे हैं, भतीजे 7-8 तो मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो बताते हैं। मैं आपसे क्या कह दूं, मैंने अपने बेटे से कहा कि तू 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दे, अगर तेरा बॉस तेरा साथ ना दे, कहा 90,000 की नहीं मिलेगी, इतनी दिक्कतें चल रही। आप इस बात को समझो मनीष भाई। ठीक है, हम लोग की दिक्कत क्या है जी, समय कम है सर, आज समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो शतरंज में आज बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।